दोस्तों, राजनीति में सफल होने के लिए एक तरह की मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ये मैथमेटिक्स कोर्स वाली नहीं है, बल्कि उससे भी मुश्किल है। हमारे राजनेता हमेशा राजनीति में सफल होने के लिए पॉलिटिकल इक्वेशन बनाते रहते हैं, लेकिन ये समीकरण ज्यादातर टेम्परेरी साबित होता है। हर बार हर इक्वेशन का उसके सामने वाले विरोधी कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में 1990 में एक ऐसा कदम उठाया गया जो हमेशा के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए परमानेंट समीकरण बन गया था। ये कदम सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं था दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का प्रयास था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन के लागू होने के बारे में। जी हाँ, जिसने भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इसके सहारे देश में कई नेता बने और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। आखिर इस मंडल कमीशन में क्या था जिसके सिर्फ एक सिफारिश लागू होने पर देश की राजनीति में 1990 में भूचाल आ गया था? तो चलिए दोस्तों, आज आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में कर दिया था। लेकिन जिस मंडल कमीशन को 1990 में लागू किया गया, उसकी स्क्रिप्ट 12 साल पहले ही लिख दी गई थी। इंदिरा गांधी ने देश में 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के 21 महीने बाद 1977 में देश में चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर पिछड़े वर्ग के कई नेता चुनाव जीते। देसाई सरकार ने राज्यों में कांग्रेसी सरकारों को भंग कर विधानसभाओं के चुनाव करवाए। इसमें भी जनता पार्टी की जीत हुई। इन चुनावों के जरिए ही बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनती है दोस्तों, और कर्पूरी ठाकुर ने अगले साल बिहार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। ऐसी बात केंद्र सरकार की नौकरियों में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी। इन सब हालातों को देखते हुए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के मधेपुरा से सांसद बीपी मंडल की अगुवाई में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी, जिसे ही मंडल आयोग कहा गया। जनवरी 1979 में मंडल आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के बाद जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद जनता पार्टी भी टूट गई। नई बनी जनता पार्टी सेक्युलर ने सत्ता संभाली। चौधरी चरण सिंह पीएम बने, लेकिन कुछ ही महीनों में यह सरकार भी चली गई। फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए। सत्ता में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट उस समय के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की 3,500 से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई। कमिश्नर ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है दोस्तों, जिसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की। साल 1989 में देश आम चुनाव के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ था। ये वो समय था जब बोफोर्स घोटाले के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। आजादी के बाद पहली बार एक सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी, जिसने 2/3 बहुमत हासिल किया था। आरोप बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने लगाया था। जनता पार्टी खत्म होने के बाद पहली बार दोस्तों जनता को कांग्रेस से अलग हटकर वीपी सिंह में एक विकल्प की उम्मीद दिखाई दी थी। 1989 का चुनाव एक आंदोलन की शक्ल लेने लगा था। देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा था। राजा मांडा के नाम से फेमस वीपी सिंह नौजवानों की उम्मीद बने हुए थे। 1989 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। उस समय यूपी के फतेहपुर में एक नारा उछला, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इस नारे ने ऐसा जादू किया था कि जनता दल ने वहां की सभी 6 सीटें भारी वोटों के अंतर से जीत ली थी। फतेहपुर से ही वीपी सिंह सांसद बने, फिर बीजेपी और लेफ्ट के सपोर्ट से देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में कर दिया, जिसके मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे SC ST जातियों को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद भी आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच गई। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों से परेशान नौजवानों के गुस्से में आरक्षण की नई नीति ने आग में घी डालने का काम किया था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजेस के छात्र आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई वो उतना ही उग्र होता गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी, गोली और आंसू गैस का सहारा लिया तो सड़कें खून से लाल होने लगी, समाज टुकड़ों में बंटने लगा। सवर्ण तब के छात्रों ने वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन उड़ान उड़ान, मंडल कमीशन डाउन डाउन के नारे लगाने शुरू कर दिए तो पुलिस प्रशासन का डंडा उन पर कहर बनकर टूटने लगा। कई छात्रों ने तो विरोध में खुद को आग तक लगा ली। वीपी सिंह के इस फैसले ने देश की सियासत बदल दी थी दोस्तों। सवर्ण जातियों के युवा सड़क पर उतर आए। इसी आंदोलन के दौरान एक छात्र राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश भर के स्टूडेंट्स का ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी विरोध देखने को मिला। वीपी सिंह सरकार के भीतर ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर नेता अलग अलग विचार कर रहे थे। कैबिनेट मीटिंग में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने की बात कही तो इसे सुनकर कई मंत्री चुप्पी साध गए और उस समय हालांकि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान ने इसका खुलकर समर्थन किया था। इस मुद्दे पर उस समय के रेल राज्य मंत्री अजय सिंह ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए भी कुछ स्पेस बना दिया जाए जिससे कोई बवाल नहीं होगा, नहीं तो इसका विरोध हो सकता है। हालांकि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने भी उस समय वीपी सिंह सरकार के इस फैसले का खूब विरोध किया था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके साथ ही सरकार के भीतर ही इसको लेकर विरोध होने शुरू हो गए। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के 2 दिन बाद ही विश्वनाथ प्रताप सिंह और उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के बीच मतभेद पैदा हो गए। मतभेद इतने बढ़े कि उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन सरकार फिर भी अड़ी रही। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह वीपी सिंह के साथ खड़े दिखे, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे लागू करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही मंडल कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर जब ओडिशा में फायरिंग हुई तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक भी इस फैसले का खुलकर विरोध में आ गए। बीजू पटनायक जनता दल की ही सरकार चला रहे थे और उन्होंने ही पार्टी के प्रधानमंत्री के फैसले का विरोध करते हुए उन पर जातीय हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजू पटनायक के अलावा वीपी सिंह के कारोबारियों ने, यशवंत सिन्हा और हरमोहन धवन ने भी उनके फैसले की आलोचना की। आपको बता दें कि जिस वक्त ये फैसला आया दोस्तों, उस वक्त बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। बीजेपी मंडल कमीशन के फैसले पर क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रही थी। मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन का चेहरा बने राजीव गोस्वामी, जिन्होंने खुद को आग लगा ली थी, उससे अस्पताल में मिलने के लिए जब लाल कृष्ण आडवाणी गए तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्रा निकाली, जिसे मंडल राजनीति के अगेंस्ट में देखा जाता है। बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के लिए बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने के पीछे मुख्य कारण मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करना ही बताया गया है दोस्तों। देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वोट बैंक की सियासत में ऐसे फंसा कि पार्टियां अब जातीय समीकरण को ही मजबूत करने में लग गए। इस बीच मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह मामला 9 जजों की एक बेंच को दे दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसले को सही ठहराया। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अपर लिमिट 49.5% तक कर दी और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिस्टम को लागू कर दिया। आपको बता दें कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुल 40 सिफारिशें की थी, जिनमें वीपी सिंह ने सिर्फ एक सिफारिश को ही लागू किया था, जिससे पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मिला और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2006 में उच्च शिक्षा में भी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ मंडल कमीशन ने आखिर ओबीसी के लिए क्या क्या सिफारिशें की थी, चलिए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बता देते हैं दोस्तों। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग भले ही आर्थिक तौर पर मजबूत रहा हो, लेकिन सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी कम है। इस वर्ग के अंदर कुल 3743 जातियों की पहचान की गई। यह भी पाया गया कि केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी 12.55% है। केंद्र सरकार की और क्लास 1 यानी कि IAS, IPS जैसी नौकरियों में इनकी भागीदारी सिर्फ 4.83% है। 1931 के बाद जातिगत गणना नहीं हुई थी, लिहाजा इन आंकड़ों को सिर्फ अनुमान ही माना गया है। इस हिसाब से अलग अलग जातियों
जातियों की हिस्सेदारी का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें सवर्ण 16.1%, ओबीसी 43.7%, अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6% और गैर हिंदू अल्पसंख्यक 17.6% माने गए। अब दोस्तों, इसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मंडल आयोग ही हमारे पास वह सोर्स है जिसके बेस पर यह तय किया गया है कि हिंदू ओबीसी समूची आबादी में 43.7% की हिस्सेदारी रखते हैं। मंडल आयोग के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का सुझाव देते हुए कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की जंग में पिछड़ी जातियों का भी जीतना जरूरी है। भारत में सरकारी नौकरी पाना सम्मान की बात है। ओबीसी वर्ग की नौकरियों में भागीदारी बढ़ने से उन्हें यकीन होगा कि वे सरकार में भागीदार हैं। पिछड़े जाति का व्यक्ति अगर कलेक्टर या फिर पुलिस सुप्रीडेंट बनता है तो जाहिर तौर पर उसके परिवार के अलावा किसी और को लाभ नहीं होगा, पर वह जिस समाज से आता है उन लोगों में गर्व की भावना आएगी। उनका सिर ऊंचा होगा कि उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति सत्ता की गलियारों में है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और मायावती जैसे नेताओं का उभार इसी के चलते हुआ। राजनीतिक एक्सपर्ट इस दौर को इंडियन पॉलिटिक्स का साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। आप क्या सोचते हैं मंडल कमीशन के बारे में दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।